गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। वेलकम बैक। 6 जून है आज और लगाते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 490। 490वां टेस्ट है। यूपी पीसीएस के लिए फोकस करेंगे इसमें हम मेडाइवल हिस्ट्री के प्रश्नों पर। ठीक है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? बताइए। उस सेनापति का नाम बता दीजिए जो अलाउद्दीन का सेनापति था और मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया बेचारा। जफर खां, ऑप्शन नंबर ए। तो अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जो है वो जफर खां था, मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया, जो अपने साम्राज्य का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था, अलाउद्दीन खिलजी का। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न। अलाउद्दीन खिलजी के समय देवगिरी का शासक कौन था? अपर सबऑर्डिनेट में ही पूछा है, लोअर सबऑर्डिनेट में ही पूछा है। रामचंद्र देव। कौन था? रामचंद्र देव, ऑप्शन नंबर ए। तो अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था और ये प्रश्न 2-3 तरीके से पूछा गया है। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का दूसरा शासक था। उसका साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर उत्तर मध्य भारत तक फैला था। इसके बाद इतना बड़ा भारतीय साम्राज्य अगले 300 सालों तक किसी भी शासक का नहीं हो पाया था। मूवी भी बनी है इसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था? देखिए, मूल्य नियंत्रण पद्धति आ जाए या बाजार नियंत्रण पद्धति आ जाए, ठीक है, एक ही बात है। ठीक है, और ये पूछा हुआ प्रश्न है और इसका उत्तर वही है जो बाजार नियंत्रण पद्धति, अलाउद्दीन खिलजी। तो सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण या मूल्य नियंत्रण पद्धति को लागू किया गया। अलाउद्दीन ने केंद्र में एक बड़ी और स्थायी सेना रखी तथा उसे नगद वेतन दिया। ऐसा करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था, इसलिए इम्पोर्टेंट है और एग्जामिनर का फेवरेट। नंबर 4 पर आ जाइए। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? दिल्ली सल्तनत के उस शासक का नाम है मुबारक खिलजी, ऑप्शन नंबर सी। तो अलाउद्दीन खिलजी के मृत्यु के पश्चात जो है मलिक काफूर ने मुबारक खिलजी को कैद करके कारावास में डाल दिया। बाद में कैद से मुक्त होने पर वह सुल्तान बना और स्वयं को खलीफा घोषित किया उसने, और अल इसाम खिलाफत उल लह की उपाधि जो है, ये 2 उपाधियां उसने धारण की। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? देवगिरी के सामने शंकर देव लिखा है, बारंगल के सामने रामचंद्र देव और होयसल के सामने बीर बल्लाल और मदुरई के सामने बीर पांड्या। देखिए, मदुरा, ठीक है, पांडे की मदुरई थी, होयसल द्वार समुद्र, ये बड़ा पूछते हैं मैच करने के लिए। काकते वारंगल, ठीक है, तेलंगाना वाला एरिया। देवगिरी का शासक, ठीक है, चंद्रदेव थे, बाद में बने थे ये, इनसे पहले इनके पिताजी थे, तो करेक्ट है ये भी। बीरबल्लाल होयसल सही है, मदुरा बीर पांड्या सही है। ये रामचंद्र देव बारंगल के सामने गलत सुमेलित है। ठीक है, रामचंद्र देव पहले देवगिरी के शासक थे, उसके बाद इनके पुत्र शंकर देव देवगिरी के शासन, ठीक है, शासक बने। और रामचंद्र देव के समय जो है अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था। तो वैसे ही पूछा गया है प्रश्न, ऐसे ही पूछा गया है। यहाँ गलत सुमेलित बी है क्योंकि प्रताप रुद्रदेव होगा। तो अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण भारत पर आक्रमण के समय देवगिरी का शासक था रामचंद्र देव, और रामचंद्र देव की मृत्यु के बाद उनका पुत्र शंकर देव शासक बना। तेलंगाना में काकतीय वंश का शासन था और यहाँ का शासक था प्रताप रुद्रदेव द्वितीय। इसकी राजधानी थी वारंगल, तो वारंगल के सामने क्या आना चाहिए था वहाँ? प्रताप रुद्रदेव द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के सुल्तान एवं मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? कौन सी नदी थी? व्यास नदी थी, सिंधु सतलज रावी, क्या थी? वही थी जिसके तट पर जो है जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया था, रावी नदी।
तो 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली सल्तनत और मंगोलों के बीच सीमा थी रावी नदी। 1306 ईस्वी में कवक के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण हुआ, जिसे रावी नदी के तट पर मलिक काफूर और गाजी मलिक द्वारा जो है वो रोक दिया गया और रावी नदी मंगोल और खिलजी साम्राज्य की सीमा बन गई। क्वेश्चन नंबर 7 है, अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान वही बना जो अलाउद्दीन खिलजी का सेनाध्यक्ष था। कौन था वो? गाजी मलिक। तो अलाउद्दीन के सेनापतियों में गाजी मलिक तुगलक वंश का प्रथम शासक था। गाजी मलिक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। गाजी मलिक ने 29 बार मंगोलों से युद्ध किया और उन्हें हरा दिया। क्वेश्चन नंबर 8 है, कृषि को उन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में से पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? बलबन, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, रजिया बेगम। रजिया बेगम तो है नहीं, तो डी को कर दीजिए एलिमिनेट। बलबन भी नहीं है, इसका उत्तर है गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन नंबर सी। तो तुगलक वंश की स्थापना की थी गयासुद्दीन तुगलक ने। गाजी मलिक के नाम से ये प्रसिद्ध था। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक ने कृषि की स्थिति में सुधार लाने के लिए अनेक प्रयास किए और सिंचाई हेतु नहर का निर्माण करवाने वाला ये दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया? गुलाम खिलजी, तुगलक, कौन सा वंश है वो? ये है तुगलक वंश, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, गुलाम वंश यानी दास वंश या गुलाम वंश के सुल्तानों ने जो है 1206 से 1290 तक शासन किया। फिर 1290 से आगे 1320 तक जो है खिलजी वंश ने शासन किया। फिर तुगलक वंश ने 1320 से 1412 92 वर्षों तक शासन किया। ठीक है, सबसे ज़्यादा यही हो गया। फिर इसके बाद आता है लोधी वंश। लोधी वंश के शासकों ने 1451 से 1526 तक शासन किया। 10वां प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित और आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, कौन था वो? इल्तुतमिश नहीं, अलाउद्दीन खिलजी नहीं, सिकंदर लोदी नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक हाँ। तो दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक विद्वान एवं शिक्षित शासक था। खगोल शास्त्र, गणित और आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में निपुण था वो। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए, मध्यकालीन यात्री एवं लेखक इब्न बतूता किस देश का निवासी था? किस देश का निवासी था? चीन का? चीन का तो नहीं था, फायान था चीन का, ये था मोरक्को का। तो मध्यकालीन यात्री एवं लेखक जो है इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। इब्न बतूता से रिलेटेड ये 12वां प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, दो स्टेटमेंट है, बताने की कौन सा करेक्ट है। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया। इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत द्वारा सल्तनत काल के डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। बिल्कुल होता है, करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। मोहम्मद बिन तुगलक भी ठीक है। तो सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण हमें इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत के द्वारा प्राप्त होता है। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। किताब उल रहला बड़ी ही फेमस कृति है। ठीक है, इब्न बतूता की है, ये इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? ये था नसरुद्दीन महमूद, ऑप्शन नंबर सी। तो नसरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का अंतिम शासक था। नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मध्य एशिया के मंगोल सेनानायक तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया और यह कथन नसरुद्दीन महमूद के लिए प्रचलित था कि शहंशाह की सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैली हुई है। क्या था कथन? शहंशाह की सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैली हुई है। किसके लिए था ये? नसरुद्दीन महमूद के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए, तैमूर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया?
तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया 1398 में। तो तैमूर ने भारत पर आक्रमण 1398 ईस्वी में किया था। भारत पर तैमूर के आक्रमण के समय तुगलक शासक नसरुद्दीन महमूद का शासन था, 1394 से लेकर 1412 तक। क्वेश्चन नंबर 15 है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? बताइए। तैमूर लंग को मारने के बाद सैयद वंश स्थापित हुआ। ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, तैमूर के आक्रमण ने दिल्ली सल्तनत एवं तुगलक वंश दोनों को नष्ट कर दिया। 1412 में नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत हो गया। 1413 ईस्वी में यानी अगले ही वर्ष सरदारों ने दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान चुना, परंतु उसे खिज्र खां ने पराजित कर दिया। तैमूर के आक्रमण के बाद 1414 ईस्वी में खिज्र खां ने दिल्ली पर अधिकार करके एक नए वंश की नींव डाली। उसका नाम था सैयद वंश। ठीक है, तो 15 प्रश्न थे ये मध्यकालीन भारतीय इतिहास के। इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना रखी है यूपीपीसीएस सीसेट की। ठीक है, जो भी टेस्ट पड़ता है 1 से 2 दिन में, तो उसको देख लिया कीजिए। बाकी यूपीपीसीएस करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, हर टेस्ट डेली मॉर्निंग में मिलता है, उसको भी देख लिया कीजिए, उसका भी लाभ उठाते रहिए। धन्यवाद।